हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, क्योंकि आज आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए बच्चों, हमारा टास्क यही रहता है कि 5 ही क्वेश्चन समझाएं, लेकिन अच्छे से समझाएं ताकि आप लोगों को पेपर में रटना ना पड़े, आप सीधा हूबहू छाप के आ जाओ। देखो, पहला प्रश्न है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d4 के स्थान पर 4s1 3d5 लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं क्रोमियम के साथ साथ कॉपर भी समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, है ना, और कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। अब प्यारे बच्चों, यदि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो आर्गन का होता है कितना? आर्गन का होता है 18, सही है सर। आर्गन का होता है 18, तो 18 तो मान लीजिए खत्म, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद बचा कितना? इसके बाद बचा 6, तो अपना 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। ऐसे बच्चों, यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में आपका कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 9 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये बच्चों गलत है। ये क्यों गलत है? जब भी डी कक्षक में या तो अर्धपूर्ण हो या तो पूर्ण भरा हो। अर्धपूर्ण या पूर्ण का मतलब होता है, जैसे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास डी कक्षक है, डी में कितने कक्षक पाए जाते हैं? 5। जब इसमें एक एक भरा हो सभी में तो ये अधिक स्थायी हो जाता है बच्चों। और जब या तो इन सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे हों, टोटल डी के 5 कक्षक होते हैं और सभी में एक एक के साथ दूसरा भी इलेक्ट्रॉन हो, मतलब युग्मित हो, पेयर में हो, तो प्यारे बच्चों इस स्थिति में ये अधिक स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अधिक स्थायी होते हैं। और इसी स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है और ये बच्चों आर्गन 18 हो गया, 4s1 हो जाता है, 3d5 हो जाता है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, अधिक स्थायी हो गया। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर आर्गन अपना 18 हो गया, 4s में 1 और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। मतलब स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए जब बच्चों या तो डी कक्षक पूर्ण भरा हो या तो अपूर्ण रूप से हो, अर्धपूर्ण हो, ऐसी स्थिति में अधिक स्थायित्व को ग्रहण कर लेते हैं, है ना। इस कारण से बच्चों 3d4 न होकर 3d5, और कॉपर की बात करते हैं तो 3d9 न होकर 3d10 भरा जाता है। देखो बच्चों, क्रोमियम का समान अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बताया ये होना चाहिए, परंतु 3d4 के यदि 4 इलेक्ट्रॉन हो तो 3d कक्षक अपूर्ण कक्षक के रूप में होगा तथा अस्थायित्व को दर्शाता है। यदि 4s का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 3d कक्षक में चला जाए तो 4s तथा 3d दोनों कक्षक अर्धपूर्ण कक्षक होंगे जो स्थायित्व को दर्शाते हैं। इसलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d4 के स्थान पर बच्चों 4s1 3d5 लिखा जाता है। कितना प्यार से समझ में आ गया होगा। और ऐसी बच्चों कॉपर का भी आप बता सकते हो कि भाई साहब यदि 3d9 है तो पूर्ण कक्षक नहीं है, और इस पूर्ण कक्षक न होने का अधिक स्थायी नहीं है, और स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए बच्चों s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है, 3d10 हो जाता है। मतलब यहाँ पर प्यारे बच्चों जैसे 3d4 है तो वहाँ 3d9 है, 3d जहाँ पे 5 है वहाँ 3d10 हो जाएगा कॉपर की जगह। यहाँ पर अपूर्ण तो यहाँ पर पूर्ण कक्षक बोल देना, खत्म, क्योंकि 3d10 में पूर्ण कक्षक भर जाते हैं। और पूर्ण कक्षक हो या अर्धपूर्ण हो, अधिक स्थायी हो जाता है, तो स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए s का इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। बच्चों देखिए, हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जैसे गतिमान अति सूक्ष्म कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ सही निर्धारण करना संभव नहीं है। बोला ये गया कि भाई देखो, संवेग क्या होता है? संवेग मतलब द्रव्यमान गुणे वेग। देखो प्यारे बच्चों, संवेग है तो कहीं ना कहीं द्रव्यमान और वेग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यदि मैं कह दूं किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाएंगे, जब स्थिति का पता लगाएंगे, मान लीजिए इसकी पता लगाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर चक्कर लगा रहा, समझने की कोशिश करिएगा। यदि उसके हम स्थिति का पता लगाएंगे कि यहाँ पर वो वस्तु है, उस स्थिति में बच्चों वहाँ पर वेग कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब वेग शून्य हो जाएगा तो संवेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, और संवेग शून्य होना चाहिए, यानी किसी भी वस्तु की यदि हम स्थिति पता लगाने लग गए
तो संवेग वहां पे खत्म हो जाए, क्योंकि वो वस्तु की या कण है बच्चों, एक प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी अपना जो जैसे भी कण है, किसी भी कण की बात की जा सकती है। तो जब कण के स्थिति का पता लगाने लग गए तो वहां पर उसका मूवमेंट खत्म हो गया। तो प्यारे बच्चों, जब मूवमेंट खत्म हो गया, मूवमेंट खत्म होने से उसका संवेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो फिर निर्धारण कैसे हो सकता, निर्धारण करना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे हाइजेनबर्ग साहब ने आए और बोले कि भाई साहब, किसी भी इलेक्ट्रॉन या इसके जैसे कोई भी गतिमान कण होगा, उसकी संवेग की और उसके स्थिति की निर्धारण यदि एक साथ करना चाहेंगे तो एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि एक साथ में उसको हम गति और स्थिति मतलब स्थिर दोनों अवस्था में नहीं व्यक्त कर सकते। ठीक है, यही चीज उन्होंने बताया और कुछ भी नहीं बताया बच्चों, क्योंकि आपका एक छोटा सा गणितीय रूप है जो उन्होंने दिया, इसे आप लोग इतना लिख लेना। इलेक्ट्रॉन जैसे गतिमान अति सूक्ष्म कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ सही निर्धारण करना संभव नहीं है। एक को निश्चितता के साथ निर्धारित कर लिया जाए तो दूसरा निर्धारण करना अनिश्चित हो जाता है। बताया ना कि भाई, बताया कि भाई यहाँ पर यदि स्थिति को मैंने बताने लग गया तो उसका वेग वहाँ पे 0 बता दिया, और जब वेग 0 हो गया तो संवेग खत्म हो गया, दूसरे की स्थिति गड़बड़ हो गई बच्चों। ठीक है, तो ये आप लोगों का गणितीय रूप है। ये डेल्टा एक्स अपना स्थिति है बच्चों, डेल्टा पी अपना क्या है, संवेग है ना। ये h/4 से ग्रेटर देन है या बराबर है, ये आप लोगों को याद रखना है। जहाँ डेल्टा एक्स क्या है, अनिश्चितता की स्थिति है बच्चों, डेल्टा पी क्या है, संवेग की अनिश्चितता की स्थिति है, एच क्या है, प्लांक नियतांक। ओके, इतना लिख दोगे बच्चों, फिर भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और लिखा है कि इस समीकरण के अनुसार गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति की अनिश्चितता और संवेग की है ना अनिश्चितता के विपरीत अनुपात में होते हैं। यदि एक का मान कम हो तो दूसरे का मान अधिक होगा, क्योंकि ये जब इधर जाएगा बच्चों तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। यदि डेल्टा एक्स का मान अधिक है तो डेल्टा पी का मान कम होगा, यदि डेल्टा पी का मान अधिक है तो डेल्टा एक्स का मान अधिक होगा। इससे निष्कर्ष निकलता है अनिश्चितता के सिद्धांत से कि हाइजेनबर्ग ने निश्चितता का सिद्धांत तो बता दिया, एक समीकरण भी दिया, और इस समीकरण से एक निष्कर्ष निकलता है कि भाई यदि संवेग की अनिश्चितता अधिक है बच्चों तो कहीं ना कहीं उसके गतिशील सूक्ष्मतम कण की स्थिति की अनिश्चितता कम हो जाएगी, यदि एक की अधिक है तो एक की कम हो जाएगी। इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के कितना भाग होता है बच्चों, 1/1837वां भाग होता है। इलेक्ट्रॉन के गुण बताओ, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं। तो आप सबको पता बच्चों, कोई भी परमाणु होगा, इलेक्ट्रॉन उसके है ना नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये बच्चों नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पाए जाते हैं जिसकी एक निश्चित ऊर्जा स्तर होती है। यहीं पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। सही है सर, यहीं पे तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, है ना। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर कहते हैं माइनस है बच्चों, और इसका द्रव्यमान 0 इस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, तो गुण लिख लीजिए, 2-3 गुण आप लोगों को पता होना चाहिए कि सभी गैसों में ऋण आवेश युक्त कण उपस्थित होता है जो विसर्जन नली में 10⁻⁴ वायुमंडलीय दाब पर गैस पर उत्पन्न उच्च बोल्टता पर कैथोड में उत्पन्न होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन को ये बच्चों इससे दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है बच्चों। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.60 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। बच्चों इसका मान किसने दिया बताओ, RH मिलिकन का प्रयोग आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़े होंगे। तो आप लोगों को बच्चों 3-4 है ना यहाँ पे गुण याद कर लेना है, यानी एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन के गुण। इलेक्ट्रॉन ऐसा भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, एक आप ऐसा लिख सकते हो। ये कैसे होता बच्चों, तो आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी विसर्जन नली में दाब अत्यंत कम कर दें 10⁻⁴ वायुमंडलीय दाब पर, है ना, और फिर क्या करते हैं कि कैथोड एनोड के बीच बच्चों विद्युत विसर्जन करते हैं, तो कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जाती हैं, है ना, और बच्चों ये ऋणावेशित होती है। तो ये आपका है ना प्रॉपर्टी हो गया। इनका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 1/1837वां भाग होता है। ठीक, द्रव्यमान कितना 9.1 × 10⁻28 ग्राम, या बच्चों 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, ये 2-3 आपका प्रॉपर्टी है जिसे आप लोग तैयार कर ही लेंगे आसानी से। एनोड किरणें कैसे उत्पन्न होती है, इनके गुण लिखिए बच्चों। बहुत सिंपल है, प्लकर एवं क्रुक्स का आप लोगों ने सिद्धांत पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े प्रयोग तो पढ़ लेना बच्चों। उन्होंने एक विसर्जन नली ले ली, इसमें कैथोड किरण लगाया और एनोड किरण लगाया। पहले हम बात करते हैं बच्चों प्लकर क्रुक्स की, क्योंकि एनोड के साथ साथ कैथोड किरण के बारे में भी हम बता देंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर उन्होंने क्या करा, दोनों सिरों के बीच है ना क्या करा, विद्युत विसर्जन किया।
अंदर का दाब अत्यंत कम कर दिया। अंदर वायु चूसक पंप लगा करके, ये वायु चूसक पंप है बच्चों, पंप की सहायता से दाब 10⁻⁴ है ना वायुमंडलीय कर दिया, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अत्यंत दाब कम कर दिया। और फिर प्यारे बच्चों विद्युत विसर्जन करी तो देखा कि कैथोड से किरणें निकल करके एनोड की ओर जा रही हैं। इन किरणों को कहा गया बच्चों कैथोड किरण। क्या कहा गया? कैथोड किरण। ये किसने बताया? ये प्लकर एवं क्रुक्स ने बताया। किसने बताया? प्लकर एवं क्रुक्स ने बताया। अब इसके बाद हमारे गोल्डस्टीन साहब ने आए 1886 में, है ना, और उन्होंने उसी विसर्जन नली में कैथोड लगाकर कम दाब पर गैस का विद्युत विसर्जन किया। उन्होंने सोचा कि जब ये तो क्लियर है कि किसी भी भाग में यदि सुख है तो दुख है ना कहीं लाभ है तो हानि है, तो कहीं ना कहीं बच्चों हर सिक्के के दो पहलू है। यदि ऋणावेशित कण निकल सकता है तो कहीं ना कहीं धनावेशित कण भी होगा। यदि परमाणु में यदि ऋणावेशित कण है तो कहीं ना कहीं उसमें धनावेशित भी होगा। ये क्लियर है। तो न्यून दाब पर गैस के विद्युत विसर्जन करके पाया कि कैथोड किरणें निकलने के लिए कुछ समय बाद, मतलब निकलने के बाद, है ना, एनोड से अदृश्य किरणें निकलकर छिद्रित कैथोड की ओर चलने लग जाती हैं। मतलब यहाँ पर एक कैथोड है ना ले लिया और देखा कि पहले तो कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जा रही हैं, उन्हें कैथोड किरण कह दिया गया। लेकिन गोल्डस्टीन साहब ने और प्रायोगिक पुष्टि की और बोला भैया यदि है ना ऋणावेशित कण निकल रहा है तो कहीं ना कहीं धनावेशित कण भी तो छिपा होगा। इन्होंने प्रयोग को आगे बढ़ाया और देखा कि कैथोड किरणें तो निकलती है लेकिन उसके कुछ समय बाद एनोड से भी अदृश्य किरणें निकल करके कैथोड की ओर गमन करने लग जाती है। इस प्रकार बच्चों एनोड किरणों की खोज हो गई। एनोड किरणें कैसे चलती हैं तो आपको पता है सरल रेखा में चलेंगी, चाहे वो कैथोड किरण हो चाहे वो एनोड किरण हो। कैथोड किरण या एनोड किरण क्या होगी बच्चों, क्या करेंगी, है ना, सरल रेखा में गमन करती है। एनोड किरणों के मार्ग में यदि विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो ऋणावेशित क्षेत्र की ओर मुड़ जाती है। देखो बच्चों मैं दोनों यहाँ पे प्रॉपर्टी बता दूंगा तो आप एनोड कैथोड दोनों एक साथ याद कर लोगे। देखो एनोड किरणें सरल रेखा में गमन करती थी, कैथोड किरणें आएगी तो आप लिख दोगे कैथोड किरणें सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, जैसा दोनों प्रयोग मैंने बता दिया कि भाई प्लकर एवं क्रुक्स के सिद्धांत के आधार पर कैथोड किरणों की खोज हो गई। भाई पहले तो उन्होंने विसर्जन नली में विद्युत विसर्जन किया तो देखा कुछ परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अंदर का दाब अत्यंत कम कर दिया और दाब अत्यंत कम करने के बाद विद्युत विसर्जन किया, देखा कुछ कैथोड से किरणें निकल करके एनोड की ओर जा रही है ना, जिन्हें के बाद में कैथोड किरणें कहा गया, जो बोला कि ऋणावेशित है बच्चों। इस तरीके से कैथोड किरणों की खोज हुई। लेकिन उसी को प्रयोग को गोल्डस्टीन 1886 में प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने देखा कि कैथोड किरणें निकलने के कुछ समय बाद कुछ ऐसी भी अदृश्य किरणें निकलती है जो एनोड से निकलती है और कैथोड की ओर जाती है, जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है ना, सीधी रेखा में गमन करती है, उनको हम एनोड किरणें कहते हैं। प्रॉपर्टी की बात करें तो एनोड धनात्मक है इसलिए ऋणावेशित क्षेत्र की ओर मुड़ता है। अब बच्चों कैथोड का जब प्रॉपर्टी लिखोगे तो कैथोड में लिखोगे कि कैथोड किरणों के मतलब आसपास विद्युत क्षेत्र लगाने से या विद्युत क्षेत्र में से कैथोड किरणों को गुजारने से वो बच्चों धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाता है। एनोड किरणें अपने पथ में रखे हुए पैडल चक्र को यांत्रिक गति उत्पन्न करता है। ऐसे अपना कैथोड किरण भी होता है, यदि पैडल चक्र रख दो तो वो पंखा छोटा सा रख देना तो घुमा देगा, है ना। पंखा मतलब जानते हो, जैसे आप लोग घर गांव में भाई यदि एक छोटा सा एक आम का पत्ता ले लो, आम के पत्ते में दोनों साइड पंखे जैसे बना लो, बीच में छिद्र लगा के प्यारे बच्चों आप एक छोटा सा कील लगा लो और फिर उसको लेकर दौड़ो तो घूमने लग जाता है। ऐसे ही बोला गया कि एक छोटा सा चक्र रख दो तो घूमने लग जाता है, मतलब उसको ऊर्जा प्रदान कर देता है। विसर्जन नली में अलग अलग गैस ली जाए तो प्रत्येक दशा में एनोड है ना कणों की संगति अलग अलग होगी। और इसी को आप लिख देना, कैथोड में भी लिख देना कि यदि अलग अलग गैस ले जाए तो बच्चों है ना एनोड कैथोड कणों की संगति अलग अलग होगी। एक दो मैं सिंपल बताता हूं कि एनोड किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं और कैथोड किरणें भी गैसों को आयनित कर देती हैं। ये लॉजिक है याद करने का। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है, दोनों में लिख देना यार, ठीक है। चलो बाबू 3-4 आपको प्रॉपर्टी याद हो गया ना, मजा आ गया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो कैथोड किरणों के गुण यहाँ पर देख लो तो मजा आ जाएगा। कैसे? कैथोड किरणें प्रकाश के वेग में सरल रेखा में चलती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए धनावेश की ओर मुड़ जाती है। देखो बच्चों पैडल चक्र रख दिया जाए तो यांत्रिक ऊर्जा दे देता है, घूमने लग जाता है। ये गैसों को आयनित कर देती है, क्लियर। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है। मैंने बता तो दिया, बार बार वही थोड़ी ना समझाना है बाबू, ठीक है सर, मजा आ गया। प्रोटॉन के अभिलक्षण
तो प्रोटॉन बच्चों जिस तरीके से आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया, तो प्रोटॉन भी अपना होता है। विसर्जन नली में अलग अलग द्रव्यमान वाले धनात्मक कण मिलते हैं। हाइड्रोजन गैस के मिलने वाले धनात्मक कण प्रोटॉन कहलाते हैं, है ना। इसका द्रव्यमान सबसे कम होता है, 1H1 से दर्शाते हैं बच्चों। द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम या इतना किलोग्राम, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अलग है, लेकिन आवेश दोनों में समान रहता है बच्चों। 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम दोनों में होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन के ले लें चाहे प्रोटॉन के ले लें। आवेश का मान समान है, 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम। ओके, ठीक है बच्चों। तो ये अपना कुछ क्वेश्चन था। अब जो हमारा मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन आता है बच्चों, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम ये कहता है कि भाई चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकते। एक ही परमाणु के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकते। यदि 3 क्वांटम समान हो तो चलेगा, लेकिन चौथा पक्का कहीं ना कहीं अलग हो जाएगा। पाउली ने यही बताया बच्चों। अब आप लोगों को लगेगा सर क्वांटम संख्या कैसे निकालेंगे, तो क्वांटम संख्या का एक आधार होता है ना। क्वांटम संख्या हम आपको समझा देंगे, है ना। ये लेक्चर में यदि नहीं होगा तो अगले लेक्चर में, पर क्वांटम संख्या आपको हम समझा देंगे बच्चों। ये चैप्टर लंबा है, 2 लेक्चर के बिना काम नहीं होने वाला है। किसी भी परमाणु में किसी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हम ले लेते हैं, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लें बच्चों, तो चारों क्वांटम संख्या उनकी समान नहीं होती है। साथ ही आगे लिखा गया है कि एक ही परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की 3 क्वांटम संख्या समान हो सकती है, किंतु कहीं ना कहीं चौथी क्वांटम संख्या वो डिफरेंस होगा ही होगा। मतलब कुल मिलाकर के बच्चों चौथा जो है, जैसे चक्रण क्वांटम संख्या है, अवश्य भिन्न होगा। अर्थात किसी भी कक्षक में विपरीत चक्रण वाले केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे बोला ये गया कि जैसे आप लोगों को पता होगा बच्चों, और यदि नहीं पता तो कोई बात नहीं है, अभी पता हो जाएगा कि एक कक्षक है बच्चों, एक कक्षक है, ठीक है, एक कक्षक है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये तो सबको पता है। और जो बच्चों यदि वो क्लॉकवाइज है तो उसको +1/2 करते हैं, और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज है बच्चों तो उसको -1/2 करते हैं, तो इनका मान तो डिफरेंस होगा ही होगा। इसीलिए पाउली का अपवर्जन सिद्धांत आया। बोले भैया ये सिंपल है कि किसी का भी है ना परमाणु ले लें, उसके 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उसकी चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती। जैसे हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन ये भर गया बच्चों। किस कक्षा में भरा है, पहले कक्षा में। तो बच्चों अपना है ना n का मान 1 हो गया, मुख्य क्वांटम संख्या 1 हो गया। ठीक है बच्चों, मुख्य क्वांटम संख्या 1 हो गया। फिर बच्चों L का बात करते हैं। L का मतलब होता है n-1। तो n में हम 1 है, 1 में घटा दिए तो L मतलब 0, यानी वो S कक्षा है। S के लिए L का मान 0 होता है, P के लिए L का मान 1 होता है, D के लिए L का मान 2 होता है बच्चों। तो वो होता है अपना द्विगंशी क्वांटम संख्या, जो ये बताता है कि किस उपकोष में उपस्थित है ना भैया। S-P-D ये उपकोष होते हैं, क्या होते हैं, उपकोष होते हैं, और इनके अंदर कक्षक होता है, जिसे हम द्विगंशी क्वांटम संख्या बात करते हैं। जब से L बराबर 0 है तो S है, L बराबर 1 है तो P में उपस्थित है, L बराबर बच्चों जैसे S में है तो L बराबर 0 ही होगा। ठीक है, अब बच्चों M का मान भी S के लिए 0 ही रहता है, M का मान भी S के लिए 0 ही रहता है। ठीक है, चलो इसके बाद बच्चों यदि हम दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो पहले के लिए +1/2 और दूसरे के लिए -1/2। तो चारों का बच्चों देख लो यहाँ पर, मतलब चारों क्वांटम संख्या दोनों इलेक्ट्रॉन का अलग अलग, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया जाएगा। जैसे 3 तो समान है, लेकिन चौथा कहीं ना कहीं समान नहीं है। मतलब ये कहा गया कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यदि हम परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उनकी चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है। यही पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहता है। क्लियर प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है समझने में, कुछ चीजें समझ में आ रही, माइंड में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा, और घुस रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। परमाणु के विभिन्न मुख्य ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या और विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या गणना कर सकते हैं इस आधार पर, है ना। इस नियम से परमाणु संरचना को काफी स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। ये उनके महत्व है बच्चों, पाउली के अपवर्जन के नियम के। ठीक, चलिए अब बच्चों परमाणु के विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाने की बोरबरी व्यवस्था बताओ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है, 2n² के हिसाब से, है ना। तो 2n² के हिसाब से आप लोगों को पता होना चाहिए। आपबाहु का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, ये सबको पता होना चाहिए। आपबाहु का सिद्धांत, आपबाहु मतलब जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ ही होता है निर्माण करना बच्चों, है ना।
आबाहु के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि भाई पहले निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जिसकी ऊर्जा कम होगी, और जैसे जैसे ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा कक्षकों का वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भी भरते जाएंगे। बस यही चीज़ है बच्चों, ठीक है। मतलब इतना लंबा चौड़ा कहानी लिखा है, लेकिन आप लोग 2 लाइन में लिखना कि जर्मन भाषा में आबाहु शब्द का अर्थ होता है निर्माण। आबाहु सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं, अर्थात कम ऊर्जा वाला कक्षक पहले भरा जाता है और अधिकतम ऊर्जा वाला कक्षक बाद में भरा जाता है, ठीक है। इसी से n+l का मान निर्धारण होता है बच्चों। अब यहाँ पर 2 एक प्रकार से क्वेश्चन सेट हो जाते हैं, n+l नियम को समझाओ और आबाहु के नियम को समझाओ। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पे आप आबाहु के नियम को समझ रहे हैं। देखो बच्चों, चित्र बनाने का एक बड़ा सरल तरीका होता है। जैसे हम बात करते हैं 1s है बच्चों, 2s होता है, फिर 3s होता है, फिर 4s, 5s है ना, फिर बच्चों 6s, फिर 7s, ठीक है। यहाँ तक चलते हैं। यहाँ पर बच्चों हम 2p की बात करते हैं, 3p बात करते हैं, 4p की बात करते हैं, 5p की बात करते हैं, 6p की बात करते हैं। फिर बच्चों यहाँ पर हम लेते हैं 3d की बात करते हैं, 4d की बात करते हैं, 5d की बात करते हैं, और फिर बच्चों यहाँ पर 4f की बात करते हैं। और आगे चलेंगे मतलब 8s में चलेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 7p कर लेंगे, यहाँ पर 6d कर लेंगे और 5f कर लेंगे। यही तो है अधिकतम। अब फिर बच्चों इसको ऐसे मिला देना है, ऐसे आप लोगों को ऐसे कर देना है। देखना सिंपल है और कुछ भी नहीं, ऐसे आप लोग मिला दोगे ना तो आसान हो जाएगा, ठीक। ये देखो बच्चों 1 मिनट में हम इसका पूरा डायग्राम बता दे रहे हैं। अब देखना बच्चों 1s से 2s में जाएंगे, 2s से बाद 2p में जाएंगे, 2p 3s के बाद 3p में जाएंगे, फिर 4s के बाद बच्चों 3d में जाएंगे, फिर 5s के बाद बच्चों 4d में जाएंगे। फिर बच्चों ये क्रम है आप लोगों को, ये क्रम आप लोगों को मिल गया। यही आबाहु का नियम बच्चों, ये क्रम आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब बच्चों 1s से ज़्यादा ऊर्जा स्तर अपना 2s, फिर 2s के बाद बच्चों अपना 2p, 2p के बाद बच्चों अपना 3s, 3s के बाद बच्चों अपना 3p, ये बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर बच्चों, फिर 4s, इसका ऊर्जा स्तर के बाद 3d है ना, फिर अपना 4p, ये बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर बच्चों 5s, फिर 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, फिर अपना 4f, फिर 5d, ठीक है बच्चों, फिर 6p, फिर आगे ऊर्जा स्तर बढ़ता जाएगा 7s, फिर 5f, फिर बच्चों 6d, फिर 7p। ये बच्चों ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम है। बताओ आबाहु का नियम बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। इतना सिंपल है प्यारे बच्चों, इतना सिंपल है। हाँ, ये आप लोगों को क्रम पता होना चाहिए कि इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर से आ रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, फिर इधर से आ रहा है, फिर आगे चला गया, फिर इधर से आ रहा है, फिर आगे चला गया। तो ये क्रम लगातार 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 चलता जाता है। यही आबाहु का नियम है कि पहले निम्न ऊर्जा स्तर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर उच्च ऊर्जा स्तर वाले कोष में भरे जाएंगे। मतलब जिसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन भी क्रम बढ़ता जाएगा बच्चों। ये एकदम शॉर्टकट में एक छोटा सा चित्र बना हुआ है, वही है 1s के बाद 2s, फिर अपना 2p। तो ये क्रम बच्चों थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन इसमें मज़ेदार आप लोग देखो ना, 1 मिनट का काम रहता है। आबाहु ने बस ये बताया कि जैसे जैसे है ना ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। पहले कम ऊर्जा वाले को देंगे, जैसे घर में 2 बालक हैं, जो छोटा होगा पहले उसी को खिलौना मिलेगा, बड़े वाले को बाद में मिलता है, ठीक बच्चों। तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं, जो मैं समझा रहा हूँ उतना ही लिखना है ना। पहले यहाँ तक लिख लेना बच्चों। पहले निम्न ऊर्जा स्तर वाले यानी कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरा जाता है, और अधिकतम ऊर्जा वाला कक्षक सबसे बाद में भरा जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक लिख लेना, बाद में भरा जाता है। फिर आप लोग चित्र बना लोगे, चित्र में ही आपको मजा आएगा। और जो मैंने आपको बताया यहाँ पे बच्चों, ये क्रम ये आप लोगों को इसको बना लेना, जो मैंने क्रम बताया वो चीज़। n+l भी है बच्चों, n+l यहाँ पे आप लोग डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि केवल और केवल आप लोगों को क्या बोला गया है ना, आबाहु का नियम। हुंड के बहुलता का नियम समझाओ बच्चों। हुंड के बहुलता का नियम, हुंड के बहुलता का नियम आगे इसी क्रम को बढ़ाते हुए, जैसे सबसे पहले हुंड साहब ने बताया कि S में भाई 1 कक्षक है, ठीक है, P में 3 कक्षक हैं, ये S की बात है, और D में 5 कक्षक हैं। कितने कक्षक है? 5 कक्षक है। और बच्चों F में 1 2 3 4 5 6 7
तो हुंड साहब ने बताया कि जैसे मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले एक भरेंगे, 2 भर दिए। पी में मान लीजिए 4 4, तो बोले भाई 1 2 3, पहले एक एक दे दो सबको, फिर दूसरा बांटो। जैसे मान लीजिए आपके घर में 10 लोग आए हैं और आपके घर में 10 केले 20 केले ना होकर 15 केला है, तो बोले भैया पहले एक काम करो, एक एक केला सब बच्चों को दे दो, पहले एक एक दे दो। पता चला 2 2 पहले देने लग जाए तो 7 दूनी 14, 7 लोगों को मिलेगा और बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। तो बोले पहले आप लोगों को, जैसे डी में मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन है, अब बोले 7 तो 2 2 4 2 6 1 7, ये खाली रह जाएगा। तो हुंड बोले नहीं भाई, पहले आप एक एक दे दो। युग्मन तभी होगा जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा होगा। ठीक है ना। मतलब युग्मन तभी हम कर सकते हैं जब कोई रिक्त ना हो, खाली ना हो। यदि खाली है तो युग्मन नहीं हो सकता, पहले वो सभी में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जैसे बच्चों आपका F है, F में 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन तो भर ही नहीं सकते हैं, अधिकतम 14 होता। मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले क्या 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ऐसे भर दो, नहीं, पहले एक एक भरोगे बच्चों, पहले एक एक भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हुंड साहब ने ही बताया कि भाई साहब है ना, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते समय हमें युग्मन तभी करना चाहिए जब कक्षक रिक्त ना हो, है ना। किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के जोड़े तब तक नहीं बनते जब तक कि उपकोष के समस्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता। कितना सिंपल है कि भाई युग्मन तभी होगा जब उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरे शब्दों में समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी संभव होगा जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई रिक्त कक्षक ना मिले, अर्थात किसी भी उपकोष में कक्षक में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरते हैं जब समान चक्रण के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम हो। क्लियर। मतलब कुल मिलाकर के बच्चों इसका शाब्दिक अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी संभव होगा जब आने वाले कक्षक रिक्त ना हो। ओके, समझ में आया बच्चा। पहले जैसे यहाँ पर देख लो P में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही कक्षक में 2 नहीं भर देना है बच्चों, यहाँ पर पहले एक एक भरना है, तो 2 में भर गए तो एक एक, नहीं तो हम एक ही में 2 कर देते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, यही आपके हुंड का नियम है। और हम बच्चों नेक्स्ट पार्ट में अभी क्वांटम सिद्धांत समझेंगे, कक्षक में अंतर समझेंगे, डी ब्रॉगली तरंग समीकरण पढ़ेंगे, समस्थानिक संभारिक पढ़ेंगे। 4-5 क्वेश्चन हैं जो अगले लेक्चर में आपको समझाएंगे। बस प्रैक्टिस करो, सीखो, एग्जाम में बढ़िया फोड़ कराओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।